नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना ने की बड़ी कार्रवाई, 12 आतंकियों को किया ढेर। खबर में आगे जिक्र होगा कि द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर, जयशंकर ने बताया 2015 में पीएम मोदी के दौरे के बाद बदल गई तस्वीर। खबर में आगे जिक्र होगा कि झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू, अमित शाह का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि योगी सरकार ने दिखाया बड़ा दिल, प्रयागराज में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग पूरी, परीक्षा को लेकर किया बड़ा ऐलान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि घुसपैठियों और रोहिंग्यों के संरक्षक हैं कांग्रेस, झामुमो और राजद, योगी आदित्यनाथ का ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनती की कृपया आप वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना ने की बड़ी कार्रवाई, 12 आतंकियों को किया ढेर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 12 आतंकियों को ढेर कर दिया। सैन्य अभियान के बारे में सेना ने इस बारे में जानकारी दी। आतंकियों के खिलाफ इस अभियान को सेना बड़ी कार्रवाई के रूप में देख रही है। सेना ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के मीरान शाह जिले में 13 नवंबर को पहला अभियान चलाया गया और उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में मुठभेड़ में 8 आतंकियों को मारा गया है। इस मुठभेड़ में 6 आतंकवादी घायल भी हुए हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा के अनुसार दूसरे अभियान में सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के केच जिले के बलगाट में एक कथित आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर, जयशंकर ने बताया 2015 में पीएम मोदी के दौरे के बाद बदल गई तस्वीर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत और यूएई के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। उन्होंने फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर प्रकाश डाला। दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल परिसर के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे पीएम मोदी की 2015 में यूएई की पहली यात्रा, जो एक सदी से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अमीरात राज्य की पहली यात्रा थी, उसने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नई शुरुआत को चिन्हित किया। जयशंकर ने कहा कि भारत यूएई संबंध वास्तव में नए मील के पत्थर के युग में है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा सदी की पहली यात्रा थी और इसी तरह रिकॉर्ड समय पर बातचीत करने के लिए हमारी व्यापक आर्थिक साझेदारी भी है। जयशंकर ने कहा कि दुबई में सिम्बायोसिस कैंपस का शुभारंभ एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जो भारत और यूएई के बीच बढ़ते शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू, अमित शाह का बयान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शाह ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। केंद्र द्वारा भेजे 3.90 लाख करोड़ रुपए हड़प लिए। सोरेन और झामुमो नीति गठबंधन ने नेताओं पर झारखंड के समृद्ध खनिज और अन्य संसाधनों को लूटने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने राज्य के गरीबों के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए 3,90,000 करोड़ रुपए भी हड़प लिए हैं। हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू। अमित शाह ने गांडे में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम हेमंत सोरेन को जनता के लूटे हुए पैसे को भ्रष्ट नेताओं में बांटने से रोकेंगे। जनता से लूटा गया एक एक पैसा राज्य के खजाने में वापस किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में हेमंत सोरेन की नाक के नीचे घुसपैठ होने की वजह से आदिवासियों को, अन्य पिछड़ा वर्गों की आबादी कम हो रही है, लेकिन कल्पना सोरेन उनसे ही वोट मांग रही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से झामुमो की निवर्तमान विधायक और पार्टी उम्मीदवार हैं। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में भाजपा ने रामलला को मंदिर में प्रतिष्ठापित कराया, लेकिन कांग्रेस नेता को अब तक अयोध्या जाने का समय नहीं मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार ने दिखाया बड़ा दिल, प्रयागराज में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग पूरी, परीक्षा को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पेपर शेड्यूल को लेकर चल रही हलचल के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक ही पाली में आयोजित करने पर सहमत हो गया है। अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार करते हुए यूपीपीएससी ने गुरुवार को समीक्षा अधिकारी यानी कि
ARO और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO परीक्षा स्थगित कर दी और प्रांतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पुराने पैटर्न पर आयोजित करने की घोषणा की। यह निर्णय पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के अनुरोध पर विचार करने के बाद आया है। सूत्रों ने बताया कि ARO ARO परीक्षा के तौर तरीकों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। आयोग जल्द ही दोनों परीक्षाओं में बदलाव के संबंध में एक अलग नोटिस जारी करेगा। हालांकि UPPSC ने परीक्षा की तारीख पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन प्रयागराज के DM रविंद्र कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा परीक्षा की तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। घुसपैठियों और रोहिंग्या के संरक्षक हैं कांग्रेस, झामुमो और राजद, योगी आदित्यनाथ का बयान। जी हाँ दोस्तों, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को झारखंड के धनबाद जिले के निरसा, बोकारो और बेरमो विधानसभा सीटों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए झारखंड की मौजूदा सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का संरक्षक करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटी, रोटी और माटी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए ये लोग रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाने में लगे हैं। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये बेटियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी रोटी पर कब्जा करेंगे, ये कतई नहीं होने देना है। इसे भाजपा ही रोकेगी। झारखंड में बुधवार को पहले चरण का मतदान हुआ और रुझान बताता है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार आएगी। झारखंड ने तय कर लिया है कि राज्य को लूटने वाले कांग्रेस, झामुमो और राजद को सत्ता से बेदखल करके रहना है। उन्होंने कहा कि जब झारखंड का निर्माण हो रहा था तो मैं गोरखपुर में सांसद था। संसद के चर्चा के दौरान कांग्रेस और RJD झारखंड बनाने का विरोध कर रहे थे। आज कांग्रेस और RJD दोनों झामुमो की गोद में बैठकर झारखंड को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये लूट रहे हैं और दूसरी तरफ लुटेरों को, सरदार वामपंथियों को सिर पर उठाकर झारखंड को पूरी तरह नक्सलवाद का गढ़ बनाने के लिए बेताब हैं। इसको कतई झारखंड में पनपने नहीं देना है। इसका आह्वान करने में झारखंड मैं आया हूँ। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोविड संकट में पहुंची थी 70,000 वैक्सीन, अब डोमिनिका PM मोदी को देगा सर्वोच्च सम्मान। जी हाँ दोस्तों, कैरिबियाई द्वीप देश डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया है। सम्मान की घोषणा करते हुए डोमिनिका की तरफ से कहा गया है कि PM मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की काफ़ी मदद की थी। PM मोदी के इस योगदान को डोमिनिका ने दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने वाला बताया है। PM मोदी को यह पुरस्कार डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन 19 से 21 नवंबर तक गुयाना के जॉर्ज टाउन में होने वाले भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान देंगी। बता दें कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 70,000 खुराकें भिजवाई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं ऐतिहासिक दौरा। 56 साल बाद कोई भारतीय PM रखेगा इस देश में कदम। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक दौरा करने जा रहे हैं। दरअसल वो 19 से 21 नवंबर 2024 तक गुयाना गणराज्य का ऐतिहासिक दौरा करेंगे। ये 1968 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का गुयाना का पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत और गुयाना के बढ़ते और मजबूत होते रिश्तों को दर्शाता है, जो दोनों देशों के साझा औपनिवेशिक इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और रणनीतिक हितों पर आधारित है। इस यात्रा से भारत और गुयाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का अवसर मिलेगा। खासकर कैरिबियाई समुदाय के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अली जॉर्ज टाउन में होने वाले दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें भारत और कैरिबियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों के बावजूद बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है, महंगाई पर बोले RBI गवर्नर। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सुचारू तरीके से आगे बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को ये बात कही। एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे दास ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की ओर से ब्याज दरों में कटौती के सुझाव पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति दिसंबर में होने वाली अपनी अगली बैठक में इस बारे में उचित निर्णय लेगी। अक्टूबर में महंगाई दर केंद्रीय बैंक के 6% के लक्ष्य से अधिक रही है। इस पर दास ने कहा कि मुद्रास्फीति के समय समय पर उतार चढ़ाव के बावजूद इसके कम होने की उम्मीद
बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में हिंसा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जिरीबाम समेत 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में फिर लगा आफ्सपा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हिंसा प्रभावित जिरीबाम समेत 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल अधिनियम को फिर से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है और सुरक्षा बलों को विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि जातीय हिंसा के कारण वहां लगातार अस्थिर स्थिति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आर्मी, वायुसेना और नौसेना के कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा, मिलेगा 40 दिन का वेतन। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के पात्र रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की। इसके तहत 40 दिन के वेतन का भुगतान किया जाएगा और इस बोनस को उत्पादकता से जुड़ा बोनस कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तीनों सेनाओं के सभी पात्र जीपी-बी और जीपी-सी कर्मचारियों जो लेखा वर्ष 2023-24 के लिए पीएलबी योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें बोनस का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस सरकार का ऐतिहासिक फैसला, सीआईएसएफ में पहली महिला बटालियन बनाने को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश के इतिहास में पहली बार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एक महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इस बटालियन में सिर्फ महिलाओं की ही भर्ती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। अपने पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मोदी सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाते हुए सीआईएसएफ की पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि एक विशिष्ट सैन्य टुकड़ी के रूप में गठित की जाने वाली महिला बटालियन देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे हवाई अड्डों और मेट्रो रेल की सुरक्षा करने तथा कमांडो के रूप में वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी संभालेगी। ये फैसला निश्चित रूप से राष्ट्र की सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में अधिकाधिक महिलाओं की भागीदारी की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। सीआईएसएफ महिलाओं के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सेवा करने का एक लोकप्रिय विकल्प रहा है। वर्तमान में सीआईएसएफ में 7% से ज़्यादा महिलाएं कार्यरत हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार को 12,100 करोड़ रुपए का पीएम मोदी ने दिया तोहफा, दरभंगा एम्स का भी किया शिलान्यास। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे और प्रदेश को 12,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं का उपहार दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार के दूसरे तथा दरभंगा में बनने वाले एम्स का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दरभंगा पहुंचे और 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का रिमोट के जरिए उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। दरभंगा एम्स को पूरा करने के लिए 36 महीने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के बाद बिहार को मिला है ये दूसरा एम्स। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में करीब 5,070 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। उन्होंने NH 227E के 4 लेन वाले गलगलिया अररिया खंड का उद्घाटन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डंके की चोट पर वक्फ कानून को बदलेगी मोदी सरकार, मुंबई रैली में अमित शाह का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को देश से खत्म कर दिया है और ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की अब बहाली नहीं होगी। आगामी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में मंगलवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर राजनीतिक सत्ता का नहीं बल्कि दिल से जुड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोगी कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और मैं राहुल गांधी को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए तो भी ये जम्मू कश्मीर में कभी बहाल नहीं होगा। 370 के खात्मे के बाद से वहां पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि सरकार पर
पत्थर फेंके। बता दें कि बीते सप्ताह जम्मू कश्मीर की नवनियुक्त सरकार ने विधानसभा में राज्य को पूर्व की तरह विशेष दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण जैसे सरकार के बड़े फैसले का विरोध करने को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की जमकर आलोचना की। इतना ही नहीं, शाह ने कहा कि लगता है कि उनका पूरा समर्थन मौलवियों को 15,000 रुपये मासिक देने जैसे वित्तीय सहायता वाले प्रस्तावों तक ही सीमित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में पीएम मोदी ने दी एक और गारंटी, सीता सोरेन के अपमान पर हुए आग बबूला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देवघर में सारठ के रंगा सिरसा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर, दुमका, जामताड़ा के भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी घुसपैठ, कांग्रेस के आरक्षण की खतरनाक साजिश और बहन सीता के अपमान पर आवाम को गोलबंद किया। मोदी ये कहने में कामयाब हुए कि एक हैं तो सेफ हैं। मोदी वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार पर खूब गरजे, कहा कि विश्वास दिलाता हूं बीजेपी एनडीए सरकार संताल झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। पीएम मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं जिससे सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। देवघर आने का सौभाग्य पहले भी मिला है लेकिन सारठ पहली बार आया हूं। चुनाव का नतीजा यहां दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत से संबंध सुधारने के लिए गिड़गिड़ा रहे नवाज शरीफ रिश्ते बेहतर करने के लिए कर दी है ये डिमांड, क्या मानेंगे मोदी? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत से रिश्ते सुधारने की अपील की है। नवाज शरीफ ने भारत से आग्रह किया है कि वो अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजें। एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया कि शरीफ ने कहा है कि अगर तनाव जारी रहता है तो इस तरह की पहल द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। नवाज शरीफ लंदन में बोल रहे थे, उनके साथ उनकी बेटी और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी थीं। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। भारत ने सुरक्षा कारणों से अपनी टीम को पाकिस्तान न भेजने का फैसला लिया है। नवाज शरीफ ने भारत के इस फैसले जिक्र करते हुए कहा कि भारत को मैचों के लिए पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रिश्ते तनावपूर्ण हैं तो उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। लोग भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ज़मीन से लेकर आकाश तक होगा भारतीय सेना का दबदबा, प्रोजेक्ट आकाश तीर दुश्मन हर हरकत पर रखेगा नज़र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना का दबदबा ज़मीन से लेकर आसमान तक पुख्ता करने के लिए एक के बाद एक तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में मंगलवार को 3 ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो बताती हैं कि सेना की मजबूती और सतर्कता ऐसी होने जा रही है जिससे परिंदा भी पर ना मार सके। इनमें प्रोजेक्ट आकाश तीर को शामिल करने के साथ निगरानी हेलीकॉप्टर और हर भूभाग पर चलने वाले वाहन को खरीदने की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना प्रोजेक्ट आकाश तीर के जरिए स्वयं को वायु रक्षा तकनीक में सबसे आगे रख रही है, जिससे भारत के ऊपर एक सुरक्षित और सतर्क हवाई क्षेत्र की मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर इसे स्वचालित करने के लिए एक अत्याधुनिक पहल को डिज़ाइन किया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रोजेक्ट आकाश तीर को चरणबद्ध ढंग से शामिल करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। कुल 455 ऐसी प्रणालियों की ज़रूरत थी, जिनमें से 107 दी जा चुकी है। बाकी 105 को मार्च 2025 तक दिए जाने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नागरिकों पर हमले से पाकिस्तान पर भड़का चीन, अपने सैनिक उतारने की तैयारी, अब भरोसा नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों एवं अन्य कर्मचारियों पर बीते कुछ सालों में आतंकी हमले हुए हैं। चीन की ओर से ऐतराज़ जताने और पाकिस्तान के पेंच कसे जाने के बाद भी इन घटनाओं में कमी नहीं आई है। हाल ही में कराची में भी कार में बम धमाका हुआ और इसमें भी चीनी नागरिकों को ही निशाना बनाया गया। इन घटनाओं से आज चीन का पाकिस्तान पर भरोसा कम होता दिख रहा है। चीन ने पाकिस्तान की सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा के लिए भी स्टाफ भेजेगा। इसके तहत चीनी सैनिक स्टाफ की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मी भी बाहरी घेरे में रहेंगे। हज़ारों चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम करते हैं और उनकी सुरक्षा एक चिंता का विषय है। बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीनी परियोजनाओं का भी विरोध किया है। वो मानता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर उनके स्थानीय संसाधनों पर कब्जा जमा रहे हैं। इसी के विरोध में अक्सर चीनी नागरिकों पर हमले किए जाते हैं। चीन सरकार लगातार ये कहती रही है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा की जाए और पाकिस्तान
कदम उठाए। हालांकि अब तक पाकिस्तान ये सुनिश्चित नहीं कर पाया है कि चीनी नागरिकों पर हुआ ये हमला आखिरी है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में चीन ने अपनी ही सेना भेजने का फैसला लिया है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गो दीदी योजना शुरू करने की गारंटी। पीएम मोदी बोले सरकार बनते ही हर महीने हज़ारों रुपए बहनों के खाते में आना शुरू। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड में रैली को संबोधित किया और एनडीए गठबंधन पर हमला किया। पीएम ने कहा कि भाजपा एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। झारखंड भाजपा ने यहां गो दीदी योजना शुरू करने की गारंटी दी है। यहाँ भाजपा एनडीए सरकार बनते ही हर महीने हज़ारों रुपए बहनों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी और जेएमएम जैसे दलों ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक राज किया है, लेकिन इन्होंने संथाल परगना को सिर्फ पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दी है। दोस्तों, खुद मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों काम के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। भाजपा सरकार की पहचान है कि हम आपके लिए जीते हैं, हम आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात काम करते हैं और जो कहते हैं वो करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। शक्ति की इस धरती से मैं झारखंड की माताओं बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये बयान दिया गया है झारखंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव जीतते ही चीन को घेरने में जुटे ट्रंप, ड्रैगन के प्रमुख आलोचक माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में है। ट्रंप ने चीन को घेरने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया लगता है। दरअसल ट्रंप ने रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है। वॉल्ट्ज अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त ग्रीन बैरेट हैं, जो चीन के प्रमुख आलोचक भी रहे हैं। ट्रंप के वफादार वॉल्ट्ज ने नेशनल गार्ड में कर्नल के रूप में भी काम किया है। वो एशिया प्रशांत में चीनी गतिविधि के कड़े आलोचक रहे हैं और इस क्षेत्र में संभावित संघर्ष के लिए अमेरिका को तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं।